एवरीवन, वेलकम टू GeoIS। आज हमारी मैपिंग की क्लास होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास में बताया था कि पॉलिटी और मैपिंग दो सब्जेक्ट्स को हम लेकर के चल रहे हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 करंट अफेयर्स के लिए। पॉलिटी की क्लासेस जून मंथ की मैंने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। कुछ टॉपिक्स जो है मैं जुलाई के मंथ में उसको समराइज करके आपको वहां पर दे दूंगी। अभी हम मैपिंग की क्लास लेंगे। मैपिंग में जनरली बहुत से क्वेश्चंस इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को मिक्स करके पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो कोई भी टॉपिक अगर कोई भी प्लेस चर्चा में होता है, न्यूज में होता है, तो वहां से यूपीएससी क्वेश्चन उठाती है। कोई अगर जानवर, कोई एनिमल या फिर कोई बायोस्फीयर रिजर्व या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब चीजें जो बहुत ज्यादा न्यूज में होती हैं, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम वही करेंगे। हाँ, यहाँ पर हमने 5-6 कुछ अभी टॉपिक रखे हैं इस वीडियो में। हम एक एक टॉपिक को मैप के थ्रू भी देखेंगे, उसकी क्या विशेषता है, चर्चा में क्यों है, और अगर वहां से कोई एनिमल है तो उसकी क्या खासियत है। IUCN आप PYQ उठा करके देखेंगे तो IUCN की लिस्ट में उनका क्या स्टेटस है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सब टॉपिक के ऊपर में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बैंक्स ऑफ पास को लेकर के। दर्रे जो होते हैं, पासेस जो होते हैं, वहां से यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछती है। और इसमें अभी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है बैंक्स ऑफ पास की। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर होती है। अरुणाचल प्रदेश का एक दर्रा है, एक पास है। चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर होने का मतलब क्या है कि चाइना से अगर कोई भी कल को थ्रेट होता है तो हमारी बॉर्डर पे सिक्योरिटी दुरुस्त रहनी चाहिए, ठीक है। इसलिए इस पास का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या है बैंक्स ऑफ पास, कहाँ पर इसकी लोकेशन है और क्या खासियत है इसकी, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात की जा रही है किसकी? बैंक्स ऑफ पास की। ये एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पास है। कहाँ पर है ये? तो ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसकी ज्योग्राफी क्या है? अरुणाचल प्रदेश में जो ईस्टर्न हिमालय का हिस्सा है, आपको मालूम है कि हमारा जो मैप है, इंडिया का मैप है, उसमें आपको कुछ एरियाज जो है वो ईस्टर्न हिमालय, इधर आपको ईस्टर्न हिमालय वाला भाग दिखेगा, इधर वेस्टर्न घाट है, नीचे में आपको ईस्टर्न घाट्स मिलेंगे। तो ये जो पूरा एरिया है ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय का, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इधर एक तरफ पाकिस्तान है और हमारे इस तरफ है चाइना। दोनों ही समय समय पर हमको थ्रेट देते रहते हैं। तो मैपिंग के लिहाज से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देख लेते हैं हम किस दर्रे की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस दर्रे की। देखिए यहाँ पर ये जगह आपको दिख रही होगी, बैंक्स ऑफ पास। ये बेसिकली कहाँ पर है? तो इसकी सीमा देखिए, इधर म्यांमार के साथ भी लग रही है और ऊपर ये यहाँ पर नॉर्थ में ये चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। बेसिकली ये है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन इंडो चाइना के बीच में है, इसलिए बहुत इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक। इसकी कुछ स्पेशलिटी क्या है? अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ये किस हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है, तो ये ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। वहां पर भी पटकाई हिमालय जो होता है, पटकाई बूम आपने नाम सुना होगा बहुत ज्यादा यूपीएससी में। तो ये पटकाई ईस्टर्न हिमालय का ये जो बैंक्स ऑफ पास है वो पार्ट है, ठीक है। साथ के साथ में इसके लिए इंपॉर्टेंट तो मैंने बता ही दिया कि क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके और कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे जब हम मैप को पढ़ते हैं तो उस पूरे एरिया के आसपास कौन सी नदी बह रही है या फिर कौन सा नेशनल हाईवे वहां से जा रहा है। कई बार मल्टी स्टेटमेंट जब क्वेश्चन बनते हैं तो वहां से भी क्वेश्चन पुट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर NH 153 ये आपको दिखाई दे रहा है। ये बैंक्स ऑफ पास जो है ये केवल अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं है। देखिए आप यहाँ से देख रहे हैं, असम से होकर के ये और आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना, मतलब कि वेस्ट के साइड में बढ़ता जा रहा है। तो ये बैंक्स ऑफ पास जो है वो किस नेशनल हाईवे का पार्ट है, या यहाँ से कौन सा नेशनल हाईवे होकर के जा रहा है? तो नेशनल हाईवे 153 होकर के जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हो सकता है कभी आपसे मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं आगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, तो आप जहाँ जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए अब दूसरे हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? हाँ, दूसरे टॉपिक से बढ़ने से पहले हम कुछ और चीजें देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश से पासेस जो बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना, तो वहां पर सिर्फ अभी हमने बैंक्स ऑफ पास की बात की। बैंक्स ऑफ के साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जिससे समय समय पर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, जैसे कि सेला पास। सेला पास भी अरुणाचल प्रदेश में है, इसको ध्यान में रखिएगा। और सेला पास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली ये बहुत न्यूज में रहा था। और सेला दर्रा जो है वहां पर कुछ सड़कें वगैरह बना करके हमने अभी इसको भी स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी भी बढ़ा दी है। तो सेला सुरंग के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी इस सेला पास में एक सुरंग बनाई गई है
तो आगे आने वाले समय में करंट में हम इस टॉपिक को भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लिया जाए, पेंगसो ना पूछ करके सेला ही पूछ लिया जाए। तो सेला दर्रा यानी सेला पास के बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा कि ये भी अरुणाचल प्रदेश का ही एक दर्रा है, पास है। ओके, उसके साथ साथ बोमडीला दर्रा और दीफू दर्रा, तो ये चारों की चारों दर्रे। अभी हमने किसकी बात की, हमने बात की पेंगसो, उसके बाद में सेला, उसके बाद में बोमडीला और उसके साथ में दीफू दर्रा। ये चारों की चारों दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है और अरुणाचल प्रदेश में ही ये है। तो वहां से आपको मालूम होना चाहिए। हो सकता है कि कई बार जो एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पर 2-3 ऑप्शन आपको दे दिया जाए और उसमें से पूछा जाए कि इनमें से कौन अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है या नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, तो कम से कम ये 4 आप याद रखेंगे तो आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेघालय से रिलेटेड है। मेघालय में अभी हमने क्या किया है, एक जगह है नोक हाईलैंड, उसको हमने क्या किया है, अभी बहुत चर्चा में रहा, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं अगर उसकी लोकेशन दिखाऊं नोक हाईलैंड की, तो हम यहाँ पर देखते हैं नोक हाईलैंड एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वो कहाँ पर है, तो मेघालय में री भोई जगह पर है। ठीक, तो ये री भोई डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा। कई बार किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि ये पूछा जाता है कि पर्टिकुलर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अगर वो न्यूज में है तो वो ईस्टर्न मेघालय की साइड में है या वेस्टर्न मेघालय की साइड में है, मतलब कि दिशाएं पूछी जाती है कई बार। तो हमको ये भी ध्यान में रखना होता है कि जब हम किसी लोकेशन को मैप में पढ़ रहे होते हैं तो मैप देखने के बाद में उस स्टेट को या उस जगह को देखने के बाद में वो पर्टिकुलर प्लेस लेफ्ट में है, राइट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो हम अभी कहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ पर री भोई डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये नोक हाईलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज में बना हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये मेघालय में है। हो सकता है आपसे पर्टिकुलर उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूरी डिटेल ना भी पूछी जाए, तो मल्टीपल ऑप्शंस में या मैच द फॉलोइंग में क्या होता है कि एक तरफ स्टेट का नाम और दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसे भी दे देता है कभी कभी। तो मेघालय के बारे में और नोक हाईलैंड के बारे में आपको याद रखना है। ठीक, री भोई डिस्ट्रिक्ट में है, ये हम देख लेते हैं। और ये कहाँ पर दिख रहा है आपको, मेघालय का जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट दिख रहा है, वहां पर ये नोक हाईलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक, अब थोड़ा मैप में तो देख लिया हमने, अब इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये न्यूज में क्यों आया है। तो ये नोक हाईलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभी इसको हमने एक प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया है। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया है। प्रोटेक्टेड एरिया हम किसी चीज को क्यों घोषित करते हैं, सो दैट वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन हो सके, वहाँ पे जो एनिमल्स रह रहे हैं, वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पतियां हैं, उनको क्या मिल सके, एक संरक्षण मिल सके और उनको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। तो बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से हमने इस पूरे नोक हाईलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अभी प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में क्या किया है, डिक्लेयर किया है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। दूसरी चीज ये है कि ये असम मेघालय के बॉर्डर पर है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ये पर्टिकुलर मेघालय के साथ में है और ये असम के साथ में सीमा साझा करता है या नहीं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि असम और मेघालय दोनों का जो बॉर्डर होता है वहां पर जो है आपका ये नोक हाईलैंड है। ओके, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें, जैसे ये 29 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा एरिया फैला हुआ है। क्लाइमेट और वेजिटेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर किस तरीके की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक, तो याद रखिएगा सब ट्रॉपिकल मॉनसून वर्षावन है। आपको मालूम है कि मेघालय में हम बहुत बार जीके के क्वेश्चन में इसको पढ़ते हैं कि मेघालय का जो मासिम राम चेरापूंजी है वो सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है ना। सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो किस तरीके की हैं, सब ट्रॉपिकल मॉनसून है। ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज क्या यहाँ पर और क्या है, अब वर्षा हो रही है बहुत ज्यादा, तो जो वनस्पतियां पाई जाएंगी उनमें नमी भी होगी। तो यहाँ पर सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब कि मॉइस्ट यानी कि नम और डेसिडियस यानी कि पर्णपाती। तो डेसिडियस यानी नम पर्णपाती प्रकार के वृक्ष या पत्तियां जो है वो इस पूरे एरिया में पाई जाती है। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कई बार मल्टी स्टेटमेंट में इस तरीके की चीजें, वहाँ का वनस्पति, वहाँ का वेजिटेशन, वहाँ पर किस तरीके के
जानवर मिलते हैं वो भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन, साथ के साथ में चौड़ी पत्ती वाले वन भी यहाँ पाए जाते हैं। ये इस नोक हाइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या है, स्पेशलिटी है, विशेषता है। ठीक है, अब यहाँ पर और जैसे मैंने बताया कि वनस्पति के साथ साथ एनिमल्स के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। और मैं जब ये बोलती हूँ कि कई बार पूछा जाता है, तो मैं ऐसा नहीं है कि अपने मन से बोल रही हूँ। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार उठा करके देखेंगे, और आपको देखना भी चाहिए क्योंकि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो टेस्ट सीरीज से पहले PYQ है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको उठा करके देखने चाहिए। वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं कि जो पर्टिकुलर एरिया है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर किस तरीके के जीव जंतु या जानवर पाए जाते हैं। ठीक, तो ये जो नोक हाइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर एशियन एलिफेंट, क्लाउडेड लियोपार्ड, लियोपार्ड कैट, हुलॉक गिबन, इस तरीके के जो जानवर है वो मिलते हैं। गिबन बहुत चर्चा में रहता है और यहाँ पर यूपीएससी इसके बारे में पूछता है कई बार क्वेश्चन। यहाँ पर इसका IUCN स्टेटस वगैरह भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ बार्किंग डियर भी यहाँ मिलते हैं और वाइल्ड बोर जो है वो भी इस एरिया में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा खासियत क्या है अगर पूछा जाए, एविफोना यानी कि जो पक्षी प्रजाति होती है उसमें हॉर्नबिल जो है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है। और हॉर्नबिल के बारे में आपको मालूम होगा, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ये जो पक्षी है वो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में बहुत ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है ना, तो ये हॉर्नबिल, इसको भी याद रखिएगा, ये नोक हाइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये बर्ड भी पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये आपका बेसिकली टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है और कहाँ का, ओडिशा का। नाम क्या है इसका, सिमलीपाल नाम है इसका। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ पर एक स्पेशल तरीके का टाइगर पाया जाता है। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है इमेज में, ये जो है मेलानिस्टिक टाइगर बोला जाता है इसको जो स्पेशल ये जो काली धारियां इसके शरीर पे बनी हुई हैं, इसके लिए इस टाइगर को जाना जाता है। ठीक है, और इसकी खासियत क्या है, ये काली धारियां इसके ऊपर क्यों बनी हुई हैं, बिकॉज ये जो अपने जीन्स में क्या कर लेते हैं, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन करने के लिए फेमस होते हैं ये टाइगर्स। तो ये जो मेलानिस्टिक टाइगर्स हैं, ये इनमें जिन परिवर्तन या जिन म्यूटेशन के कारण में ये काली धारियां पाई जाती है। ठीक है, और इसी वजह से ये बहुत फेमस भी हैं। ये रेयर ब्लैक टाइगर बोले जाते हैं और जनरली ये ओडिशा वाले एरिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी कुछ स्पेशलिटी भी है, ऐसा ही इनको फेमस नहीं किया गया है। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो नॉर्मल और भी अदर टाइगर्स होते हैं उनकी तुलना में ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और वजन में भी ये बहुत ज्यादा होते हैं उनसे। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं और इनकी वजह से ये पूरा सिमलीपाल वाला एरिया ये बहुत चर्चा में रहता है। ठीक, तो सिमलीपाल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है ये क्या है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व ऑफ ईस्टर्न इंडिया है। आपको मालूम है कि ओडिशा कहाँ पर है, तो इंडिया के मैप में आपको इस साइड में ईस्टर्न पार्ट में यहाँ ओडिशा दिखेगा, इधर बे ऑफ बंगाल है, उसके ऊपर में आपको बंगाल वगैरह दिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ओडिशा का एक टाइगर रिजर्व है। दूसरी चीज क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है और ईस्टर्न घाट का ये पार्ट है। हमको मालूम है कि हमारा इंडिया जो यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय भारत जो बोला जाता है, ठीक है, पेनिसुलर इंडिया, तो यहाँ पर आपका ये जो एरिया है वो ईस्टर्न घाट है, ये वाला जो एरिया है वो क्या है, वेस्टर्न घाट है। तो कहाँ की बात हो रही है, ईस्टर्न घाट की बात हो रही है, बिकॉज ओडिशा ईस्ट साइड में ही है। तो यहाँ पर ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है कौन, ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसको सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके के एनिमल्स और वनस्पतियां ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं इस वजह से। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर कि ये पूरा टाइगर रिजर्व कब बना है, तो ये टाइगर रिजर्व 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, आप लोगों को मालूम होना चाहिए अगर आप यूपीएससी का एग्जाम इस बार देने वाले हैं और आपको करंट अफेयर्स में जो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में तो जरूर पता होना चाहिए, साथ के साथ प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए, दो तीन चीजें हैं हमारे यहाँ पे, एक तो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, उसके बाद में आपका ये जो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो है 1973 में चालू हुआ था। उसके बाद हमने एलिफेंट्स के कंजर्वेशन के लिए भी एक चला रखा है जो कि 1992 का है। इस तरीके की चीजें क्या है,
मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछी जाती है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो कौन से ईयर में चालू हुआ है, या अगर हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया हुआ है तो वो कब का है, इस तरीके की चीजें पूछी जाती है। तो आपको पता होगा, डेट वगैरह याद होंगी, तभी तो जाकर के आप क्या कर पाएंगे, उसको रिलेट कर पाएंगे, मैच कर पाएंगे और आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो ये जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, ये 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, तो उसके फर्स्ट बैच के समय में सबसे पहले जो बैच चलाया गया था इस प्रोजेक्ट में, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को क्या किया गया था, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। बिकॉज किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व कब घोषित करेंगे, जब वहां पर टाइगर्स की आबादी बहुत ज्यादा हो और उनको क्या करना, संरक्षण करने की जरूरत हो। तो इसलिए ये सारी चीजें चालू की गई थी। उसके बाद से उसको नेशनल पार्क में बदल दिया गया 1980 में। तो नेशनल पार्क अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र हो जाता है, ठीक है, जहां पर अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, जानवर या फिर वनस्पतियां वगैरह सारी चीजें मिलती हैं। बट सिर्फ टाइगर रिजर्व कहने का मतलब है कि वहां पर टाइगर्स की आबादी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और फिर 1980 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद में फिर बायोस्फीयर रिजर्व बनाई 1994 में। इस तरीके से एरिया जो है वो एक्सपांड होता चला गया और अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से एनिमल्स और पेड़ पौधों को बहुत नुकसान हो रहा है, साथ के साथ में हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उससे भी हमारा एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है। तो इस वजह से ये सारी जो चीजें होती है बहुत न्यूज में रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका जो इस तरफ ध्यान जाता रहता है और जब ऐसी चीजें न्यूज में आती हैं तो वहां से यूपीएससी उठा करके क्वेश्चन पूछ देता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमें उस जगह के बारे में पूरा पता हो, ठीक। उसके बाद में जैसे हमने पहले टॉपिक्स में देखा है, तो फ्लोरा एंड फौना यानी कि किस तरीके की जानवर और किस तरीके की वनस्पतियां मिलती हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है ये आपका बेसिकली टाइगर, जो बंगाल टाइगर है उनके लिए भी जाना जाता है। देखिए कितना क्यूट सा टाइगर बना हुआ है ना। तो बंगाल टाइगर्स भी यहाँ पर मिलते हैं, साथ के साथ में एशियन एलिफेंट, लेपर्ड, गौर, सांभर, चीतल और वाइल्ड बोर भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो मेजर ट्री कौन सा है इस पूरे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, तो साल, जो आपको मालूम है साल के वृक्ष बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। स्पेशली एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये वाले एरियाज में आपको दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो साल जो है, साल वृक्ष भी इस सिमलीपाल वाले एरिया में पाया जाता है। और यहाँ पर भी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है, नम पर्णपाती जो वनस्पतियां हैं वो मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारी चीजें जानी सिमलीपाल के बारे में, मेलानिस्टिक टाइगर के बारे में जाना। मेलानिस्टिक टाइगर जीन म्यूटेशन के कारण उसके कलर में चेंजेस आते हैं। कौन कौन से जानवर हैं, तो एशियाई हाथी, तेंदुआ, गौर, सांभर, चीतल, जंगली सुअर, ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं। इसी तरीके से आपको पढ़ना है। साथ के साथ में इसमें कुछ और चीजें भी पढ़नी है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि ये जो मेलानिस्टिक टाइगर है वो न्यूज में क्यों रहता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक जो ट्राइबल कम्युनिटी है उससे रिलेटेड है। और उड़ीसा में बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं और ट्राइबल कम्युनिटीज भी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। आप पीवाईक्यू उठा करके देखेंगे, आपको वहां पर पीवीटीजी क्या होता है, पर्टिकुलर वनरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स में भी बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, तो उनसे यूपीएससी लगातार क्वेश्चंस पूछता रहा है। साथ के साथ में ये जो सिमलीपाल है या जो ये टाइगर रिजर्व वाला एरिया है वहां पर भी बहुत सारे ट्राइब्स मिलते हैं, तो इसलिए भी ये जो एरिया है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ देखते हैं, जैसे मेलानिस्टिक के बारे में मैंने बताया, टाइगर्स के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाए, तो क्या पता हमसे छूटे नहीं। मेलानिस्टिक टाइगर जो है ये किसके लिए मशहूर है, सिमलीपाल में ही पाए जाते हैं। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात है कि ये जो टाइगर रिजर्व है सिमलीपाल का, वहां से कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो यहाँ से देखिए आपको बूढ़ा बलंगा, बैतरणी, ये सारी प्रमुख नदियां जो हैं वो मिलती हैं। अब ये मैं इसलिए बढ़ा रही हूँ क्योंकि यहाँ से कई बार मल्टी स्टेटमेंट में, यूपीएससी की खासियत है मल्टी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछने की, और आजकल यूपीएससी बहुत डेप्थ में जाकर के चीजें पूछ रही है। पहले भी उनका ट्रेंड यही था, लेकिन अब जो आपको एलिमिनेशन टेक्निक धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो आपको ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ये चीजें सही करने के लिए बिल्कुल शॉर्ट जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और काफी कुछ पता होना जरूरी है किसी टॉपिक के बारे में।
तो ये जो पूरा टाइगर रिजर्व है, यहाँ से बूढ़ा बलंगा और बैतरणी रिवर्स जो है वो फ्लो करती हैं। अगर हम यहाँ पर मशहूर झरनों की बात करें तो आपको बहेरी पानी झरना जो दिखाई देगा, ये जो झरना है वो भारत में सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। तो कहीं आपको एग्जाम में बहेरी पानी झरना के बारे में दिख जाए तो याद रखिएगा कि उसका संबंध ओडिशा से है और ओडिशा के सिमलीपाल से है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और मैंने जैसे बताया कि कुछ ट्राइब्स भी हैं जो इस एरिया में पाए जाते हैं और उन ट्राइब्स से कनेक्शन जो है इन मेलानिस्टिक टाइगर्स का है, तो वो ट्राइब भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मंकीडिया और खाड़िया जनजाति, ये दो जनजातियों के नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल अलग टाइप के नाम है, जनरली सुनने को नहीं मिलते हैं, बट इसी तरीके के अलग टाइप के टर्म्स ही यूपीएससी आपसे पूछती है। तो मंकीडिया और खाड़िया ये दो तरीके की जनजातियों का घर जो है वो बेसिकली ये एरिया है। और देखिए मैंने बताया पीवीटीजी इसका नाम फिर से आ गया, और ये जो मंकीडिया और खाड़िया जनजाति हैं ये बेसिकली पीवीटीजी ग्रुप से ही आती हैं। अब इंडिया में लगभग 75 के अराउंड में, थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है, तो यहाँ पर अभी लगभग इतने पीवीटीजी ग्रुप हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं। और ये पीवीटीजी क्या होते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल, यानी कि अति सुभेद्य जो है। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स क्या है, ट्राइबल ग्रुप्स वो हैं जो आपकी मुख्य धारा से अलग हैं। ठीक है, जहां पर उनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, आज भी वो पुराने तौर तरीकों के हिसाब से ही जी रहे हैं। और इन ट्राइबल ग्रुप्स में भी जो अति पिछड़े हैं उनको पीवीटीजी का दर्जा हमारे यहाँ पे मिला हुआ है। तो इन शॉर्ट हम इनको अति पिछड़े ट्राइबल ग्रुप भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए, तो इनका ही नाम होता है पीवीटीजी। ठीक है, अति पिछड़े ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये, और ये मंकीडिया और खाड़िया जनजाति इन्हीं पीवीटीजी का भाग है। तो कई बार ये भी ऑप्शन में आ जाता है, बहुत सारे जो पीवीटीजी ग्रुप है उनका नाम दिया रहता है और फिर आपको उनमें से फाइंड आउट करना होता है। जैसे एक जो अंडमान निकोबार का सेंटिलिनीज के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंटिलिनीज ट्राइब। यहाँ पर ये जो पीवीटीजीज होते हैं ना, इनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन गवर्नमेंट के थ्रू मिला होता है कि इनके एरिया में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जाएगा, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जाएगा। तो ये जो अंडमान का सेंटिलिनीज है, यहाँ पर 2 बार कुछ विदेशी लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की है, और जब घुसने की कोशिश की है तो इन ट्राइबल ग्रुप्स ने उनका बहुत बुरा हाल किया है, एक की तो जान भी चली गई थी। तो ये जो पीवीटीजीज होते हैं इनको गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिला होता है, साथ के साथ में इनके एरिया में हर किसी को घुसने की परमिशन नहीं होती है। तो इसीलिए ये पूरा जो सिमलीपाल वाला एरिया था इम्पोर्टेंट था, और ये मेलानिस्टिक टाइगर, साथ के साथ में हमने जो 2 पीवीटीजी ग्रुप पढ़े हैं वो भी इम्पोर्टेंट था, और कुछ थोड़ी बहुत वहां पर लोकेलिटी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो केरला के बारे में बात कर रहा है। केरल में एक नेशनल पार्क है जो कि अभी रिसेंट में चर्चा में आ गया है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है पंपादुम शोला नेशनल पार्क। ये रहा, आपको सबसे पहले मैं जगह दिखा देती हूँ सो दैट आपको पता हो कि आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा हमारा भारत है, यहाँ पर इतना एरिया आपको केरला का दिखाई देगा। ठीक है, इधर आपका केरल है, इधर आपका तमिलनाडु है, यहाँ पर आपको कर्नाटक दिखेगा, फिर यहाँ पर आपका तेलंगाना, आंध्रा, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं। मैप आप साथ के साथ जो मैपिंग पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ मैप को भी देखते चलिए, बिना इसके समझ में चीजें नहीं आएंगी, ऊपर से चीजें हवाई हो जाएंगी, है ना। तो हम बात कर रहे हैं केरल की, ये जो पूरा एरिया है दक्षिण भारत का, केरल में भी किस जगह की बात कर रहे हैं हम, पंपादुम शोला नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। लेकिन हम केवल पंपादुम को पढ़ेंगे क्या, नहीं, क्योंकि आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं आएगा, नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंट में। तो वहां पर आपको और भी कई सारे नेशनल पार्क वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अनामुडी शोला नेशनल पार्क भी दिखाई दे रहा है, और भी जैसे यहाँ पर इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई दे रही है, मथी-केट्टन शोला नेशनल पार्क चर्चा में रहता है। तो कई बार बहुत सारे मल्टीपल जो नाम है वो पेपर में दिख जाते हैं और फिर हमको याद नहीं आता कि ये कहाँ पर है। तो बहुत बार मैप को जब आप देखेंगे तभी जाके चीजें याद होंगी, क्योंकि अथाह समंदर है यहाँ पर, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। मतलब मोर देन 100 आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, बहुत सारे, कितना आप याद करोगे, है ना।
तो बार बार जब मैप देखोगे, मैप में इस जगह को देखोगे, तब जाकर के चीजें ही याद आएंगी। देखिए ये शांत घाटी जो साइलेंट वैली है, ये भी इसी वाले एरिया में पाया जाता है। तो मैंने पहले आपको मैप इसलिए दिखा दिया कि आपको मालूम हो कि आप किस जगह के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा, ये जो शोला है, पंपादुम शोला, ये न्यूज में क्यों है इसके बारे में देख लेते हैं, और इसकी कुछ स्पेशल चीजें क्या है वो देख लेते हैं। तो पंपादुम शोला नेशनल पार्क जो है ये बेसिकली इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, ये याद रखिएगा। कहाँ का? केरल का, नियर वेट्टावाडा, ठीक है। और ये तमिलनाडु के बॉर्डर के साथ भी है, मतलब बॉर्डर के जस्ट पास में आपको ये पूरा एरिया दिखाई देगा, ठीक है। और ये एक नेशनल पार्क है। कब डिक्लेयर हुआ है? 2003 में पंपादुम शोला नेशनल पार्क को यहाँ पर नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन केरला, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार स्टेटमेंट में आता है कि यहाँ पर दिया रहेगा अबाउट कि पंपादुम शोला के बारे में कौन कौन सी चीजें सही है ये बताइए, ठीक है। तो वहां पर लिखा रहेगा कि इसको नेशनल पार्क का दर्जा 2003 में मिला था। वहां पर ये लिखा हो सकता है कि ये स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है केरला का। तो जब आपको पता होगा तभी तो आप चीजें सही करके आ पाएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा कि ये पंपादुम शोला नेशनल पार्क जो है वो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है केरला का। इसका ऑल्टीट्यूड देखिए कितनी ऊंचाई है इसकी, तो लगभग 1600 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। मतलब समुद्र के लेवल से 1600 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर ये है। कूल मिस्टी हाई ऑल्टीट्यूड क्लाइमेट यहाँ पर पाया जाता है, और बहुत ही अच्छा इको कहना चाहिए इकोलॉजी यहाँ पर मिलती है, ठीक। आप कुछ देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर स्पेशल एनिमल्स मिलते हैं। कुछ कुछ आपको दिखाई देंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट जो फ्लोरा एंड फौना जो है वो इस पूरे एरिया में, पंपादुम एरिया में दिखाई देते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये पार्ट किसका है? तो जैसे मैंने सिमलीपाल के बारे में बताया कि वो ईस्टर्न घाट का पार्ट है, वैसे ही ये जो पंपादुम वाला एरिया है वो वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि ये वाला एरिया ही तो आपका कौन है? वेस्टर्न घाट है, और केरला यहीं पर पाया जाता है, इधर ही तो है ना। तो पंपादुम भी जो है वो वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ये तो एक अंडरस्टूड हो गया। उसके बाद में नीलगिरी के साथ साथ कुछ यहाँ पर चीजें पाई जाती है, जैसे कि नीलगिरी लंगूर, ये आप यहाँ पर जानवर हैं। उसके बाद ऑर्चिड, ये भी पाए जाते हैं यहाँ पे। कुछ फॉन्स और मेडिसिनल प्लांट यहाँ पर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं पंपादुम शोला, ठीक है। तो इन सारी चीजों को याद रखिएगा। बाकी थोड़ा सा आपको जब ये और डिटेल में पढ़ना होगा तो आप पीपीटी लेकर के डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ एलिफेंट, गौर, लेपर्ड्स एंड सांबर्स वगैरह भी मिलते हैं। रिच बर्ड डाइवर्सिटी है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर बर्ड्स पाई जाती हैं, जैसे कि नीलगिरी फ्लाई कैचर्स, यहाँ पर ये एक बर्ड प्रजाति है। देखिए आजकल 2-3 सालों से ऐसा हो गया है कि क्वेश्चन किस तरीके से यूपीएससी पूछ रहा है कि 3-4 एनिमल्स के नाम दे देता है, इनमें से कौन उड़ने वाले जीव है, मतलब कौन पक्षी प्रजाति है या कौन पानी में चलते हैं, इस तरीके की चीजें यूपीएससी पूछता है। तो नीलगिरी फ्लाई कैचर, नाम में ही फ्लाई है तो आपको याद रखना है। अगर याद करने के लिए आपको लिंक करके रखना है तो आपको पता हो कि ये एक बर्ड की प्रजाति है, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता, कई बार बहुत अजीबोगरीब नाम होते हैं, ठीक है। तो खैर इतना तो बहुत याद नहीं कर सकते, लेकिन जो न्यूज में है उसके बारे में तो एटलीस्ट अवेयर रह ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर्स भी पाए जाते हैं, जो कि इस पंपादुम शोला नेशनल पार्क में स्पेशल बर्ड डाइवर्सिटी का पार्ट है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर चीजें समझ में आई होंगी। अब कुछ और चीजें देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये जो पंपादुम शोला है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अन्नामलाई जो है वो ऑलरेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से। यह कहना चाहिए कि पूरे दक्षिण भारत में अन्नामलाई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और उसी अन्नामलाई का सब क्लस्टर पार्ट है ये पंपादुम। तो उसको क्या किया है यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आपसे मान लीजिए सीधा सीधा पूछ दिया कि पंपादुम कहाँ पर है, तब तो पता होगा ही आपको कि केरला में है, लेकिन अगर कुछ और भी खासियत पूछ दी जाए तो भी आपको पता होगा उसके बारे में, ठीक है।
ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं। इसको मैंने इन शॉर्ट यहाँ पर लास्ट में आपके रिवीजन के लिए लगा दिया है कि आपको पता हो कि ये भाई स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, 16 इकोसिस्टम यहाँ पे पाया जाता है, 16 जो घास है वो यहाँ पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम ही पंपादुम शोला रखा गया है। वेस्टर्न घाट यूनेस्को साइट्स है और नीलगिरी मार्टिन हैबिटाट यहाँ पर मिलता है, मतलब नीलगिरी मार्टिन का हैबिटाट है, ये रहने का क्षेत्र है। इस तरीके से मैंने लास्ट में आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डाल दिए हैं so दैट आपको लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना आसान हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंवल तड़ोबा टाइगर कॉरिडोर डिक्लेयर्स एज अ कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व। सबसे पहले तो ये नाम याद रखिए कि ये कुमराम भीम, कहाँ की बात हम कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में ये जगह है, अभी इसको क्या किया गया है? एक कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। अब कंजर्वेशन रिजर्व क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि इस एरिया में जो ये टाइगर हैं उनको कंजर्व करने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को और इंक्रीज करने के लिए और उनकी डेथ वगैरह रोकने के लिए हमने इस एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया है, ताकि वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज कम हो सके और ये जो जानवर है उनको सही तरीके से अपना पॉपुलेशन बढ़ाने का और रहने के लिए क्या हो, आजादी मिल सके, थोड़ा ये चैन सुकून से रह सके। ठीक है, तो कंवल तड़ोबा टाइगर कॉरिडोर, सबसे पहले दो नाम इंपॉर्टेंट है आपसे। कंवल तड़ोबा टाइगर कॉरिडोर पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना में, और कुमराम भीम जगह का नाम दे सकता है, तो ये दोनों का नाम याद रखिएगा, तेलंगाना से रिलेटेड है। अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस पूरे 1419 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया है। और बेसिकली ये जो पूरा एरिया है ये इंटर स्टेट टाइगर मूवमेंट के लिए जाना जाता है। इंटर स्टेट मतलब कि केवल तेलंगाना में ही नहीं, तेलंगाना के आसपास के भी स्टेट्स जो है, जो बॉर्डर लग रहा है, मान लीजिए यहाँ पर आंध्रा है, आंध्रा के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो ये जो टाइगर्स हैं तो वो पूरे एरिया जो बॉर्डर एरिया है वहां पर भी उनका क्या हो सके, कंजर्वेशन हो सके, संरक्षण हो सके, इसलिए ये पूरा एरिया कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ यहाँ की भी ज्योग्राफी जान लेते हैं। तो सबसे पहले अलाउंग द, यहाँ पर दिख रहा है प्राणहिता रिवर, तो आपको कुछ चीजें जो हैं वो इस तरीके से पढ़नी होंगी, रिवर्स, कौन सा माउंटेन्स उस एरिया में है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम संरक्षण रिजर्व के बारे में। सबसे पहले मैंने तो बता दिया कि तेलंगाना में ये पूरा एरिया है। उसके बाद में मैंने कौन सी नदी के बारे में बात की अभी आपसे, प्राणहिता नदी, नाम ही कितना यूनिक है, देखिए प्राणहिता मतलब लोगों के प्राण की रक्षा करने वाली एक नदी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। अब यहाँ से गोदावरी का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो गया, तो अगर आपको टाइम मिले तो आप जा करके गूगल सर्च करके गोदावरी की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो प्राणहिता जो नदी है वो गोदावरी की मुख्य सहायक नदी है। इस प्राणहिता नदी के किनारे ही ये जो कुमराम भीम टाइगर रिजर्व या कंवर तड़ोबा जो टाइगर रिजर्व है वो है। ठीक है, तो कुमराम भीम बोला जाए या फिर तड़ोबा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? प्राणहिता नदी के किनारे पर ही है। ठीक है, दक्कन प्लेटू जो है उसका भाग है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो पूरा एरिया है ये दक्कन वाला प्लेटू का क्षेत्र है, तो दक्कन प्लेटू का ये भाग है। ठीक है, यहाँ पर तेलंगाना है तो वो भी दक्कन प्लेटू का ही तो पार्ट होगा, इसलिए दक्कन प्लेटू बायोजियोग्राफिक जोन में ये पूरा तड़ोबा जो टाइगर रिजर्व है वो स्थित है। यहाँ पर कुछ आदिवासी हैं जैसे कि गोंड आदिवासी पाए जाते हैं। अब अगर ये पूछा जाए आपसे कि संरक्षण रिजर्व कब घोषित किया गया था, तो 2016 में ही घोषित किया गया था, और इसमें अभी कुछ कुछ नए नए अपडेट्स होते रहते हैं, इसलिए ये टॉपिक चर्चा में आता रहता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लगभग 1600 किलोमीटर स्क्वायर में है और ये बहुत बड़ा जंगल इलाका है। यहाँ पर किस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है, किस तरीके की वनस्पतियां हैं, तो शुष्क पर्णपाती या नम्र पर्णपाती जंगल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अभी मैंने बताया था कि इंटर स्टेट गलियारे की बात हो रही है, तो तेलंगाना के साथ में महाराष्ट्र की भी सीमा लगती है और आंध्रा की भी सीमा लगती है, आंध्रा से तो अलग होके बना है। तो यहाँ पर बेसिकली जिस इंटर स्टेट रीजन की बात हो रही है वो है तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो तेलंगाना और महाराष्ट्र के जंगलों के बीच में ये पूरा गलियारा जो फैला हुआ है, जो कंवल तड़ोबा टाइगर रिजर्व का वो पूरा एरिया है, तो तेलंगाना और महाराष्ट्र को भी याद रखिएगा। अब फ्लोरा एंड फौना देखिए,
सबसे ज्यादा जो चीजें इंपॉर्टेंट है वहां पर कौन कौन सी है? टीक और बैम्बू, साथ के साथ तेंदू और महुआ, ये वनस्पतियां हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका कॉमर्शियल जो महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, वाणिज्यिक महत्व इन बैम्बू का या फिर तेंदू पत्ता का या फिर महुआ का बहुत ज्यादा है। तो इस पूरे एरिया में इस वनस्पतियों का भी बहुत ज्यादा भरमार है। साथ के साथ में अगर बात की जाए तो टाइगर के साथ साथ लियोपार्ड, स्लोथ बियर, वाइल्ड डॉग, ये सारे भी, गौर, चीतल, सांभर, जो कि लगभग हर जगह मिल जाते हैं। बट यहाँ पर लियोपार्ड और स्लॉथ बियर साथ के साथ वाइल्ड डॉग, इन सब के इनको भी ध्यान में रखिएगा, ये सारे एनिमल्स भी इस एरिया में मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वही चीजें हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं, वो हिंदी में है। यहाँ पर अब देखते हैं कुछ चीजें जहां पर क्वेश्चन मामला फंस जाता है, कुछ ट्रिक्स, प्रीलिम्स के ट्रिक्स जहां से आपको यूपीएससी फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमको फंसना नहीं है। तो यहाँ पर हैज मेंटेन जेनेटिक कनेक्टिविटी बिटवीन फॉरेस्ट पैचेस, तो जो कन्वर्जेशन वाले जो एरियाज होते हैं वो बेसिकली क्या काम करते हैं? एक तो ये सेंट्रल इंडिया टाइगर लैंडस्केप का भाग है, ये जो पूरा एरिया है। साथ के साथ में वहां पर जो इम्पोर्टेंट जो वाटर शेड है गोदावरी बेसिन का, उस पूरे एरिया में ये फैला हुआ है। तीसरी चीज ये है कि यहाँ पर ट्राइबल और कल्चर सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। हमने पहले अभी बात की थी कि गोंड जो है, गोंड आदिवासी यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन गोंड के साथ साथ में कोलम ट्राइब्स भी मिलते हैं। ट्राइब्स पर मैं फोकस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ट्राइब से अलग से भी क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, एक तो गोंड और दूसरा ये जो कोलम, गोंड और कोलम, ये ट्राइब्स आपको इसी तेलंगाना वाले कंजर्वेशन एरिया वाले एरियाज में देखने को मिल रहे हैं। गोंड और भी जगह पे मिलते हैं, हमारे इंडिया में सबसे बड़ी ट्राइब है ये, लेकिन उनके साथ साथ कोलम भी इस पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है, ये कौन से एक्ट के तहत में इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके तहत ये पूरे एरियाज को प्रोटेक्शन मिला होता है। और बेसिकली इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में जितने बड़े एनिमल्स होते हैं, जितने इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि भालू हो गया और टाइगर और भी बहुत सारे जानवर जो होते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इस तरीके का प्रोटेक्शन एक्ट है। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बेसिकली इसके तहत ही ये जो पूरा कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जाता है और वहां पर जो जानवर रहते हैं, जो वनस्पतियां हैं, उनका संरक्षण किया जाता है। प्रीलिम्स ट्रैप क्या हो सकता है? देखिए, ये पूछ दिया जाए कि क्या ये नेशनल पार्क है, तो नहीं, ये एक टाइगर रिजर्व है। दूसरी चीज ये है कि ये ना तो कहना चाहिए, इसको ध्यान में रखिएगा कि ये लिख के दे देता है कि भाई टाइगर रिजर्व नहीं है तो गलत हो जाएगा, नेशनल पार्क नहीं है तो वो भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है इस पे थोड़ा सा फोकस दीजिएगा, और यहाँ पर ही मेन ट्रैप होता है। बहुत सारी चीजें हम तो पढ़ लेते हैं, बट इंफॉर्मेटिव जितनी भी चीजें होती हैं, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हम लोग ग्रैब कर लेते हैं, लेकिन इस तरीके की कई बार ट्रैप दे करके है या नहीं है, इस तरीके की चीजों में यूपीएससी फंसा देती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अगले कंजर्वेशन रिजर्व की, तो अलाउ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी। मैंने पहले ही बताया कि कंजर्वेशन रिजर्व हम घोषित क्यों करते हैं, सो दैट कि वहां पर जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसको कम किया जा सके और वहां पर जो जानवर रह रहे हैं उनको थोड़ा अच्छे से अपने खुले तरीके से रहने का, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने का वो क्या मिल सके, मौका मिल सके। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें वही हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, जैसे कि प्राणहिता रिवर के बारे में बात की है हमने, तेलंगाना में है, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखिए, यहाँ से भी कई बार दे देगा स्टेटमेंट, तो याद रखिएगा कि ये जो कंवल तड़ोबा नाम रखा गया है, ये एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर इस टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है। ठीक है, कंजर्वेशन एरिया का नाम रखा गया है। प्राणहिता के बारे में हमने देख ही लिया और कुछ खास यहाँ पर इम्पोर्टेंट बचता नहीं है। हाँ, एक चीज और है, अगर मान लीजिए पूछा जाए कि ये तेलंगाना के कौन से एरिया में है, तो यहाँ पर ये रहा कुमराम भीम। ठीक है, इसी वाले एरिया में हम इस कंवल तड़ोबा टाइगर कंजर्वेशन एरिया की बात कर रहे थे। तो ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये पूरा तेलंगाना है। यहाँ पर आपको नॉर्थ के साइड में ये कुमराम भीम आसिफाबाद दिखाई दे रहा है, इसी पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये आज का मैपिंग का जो हमारा सेशन था, हमने कुछ ही
जगहों को लिया था इसमें, सो दैट बहुत ज्यादा क्या हो नॉलेज या फिर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भरे नहीं और आपका दिमाग भी थोड़ा सा शांत रहे, क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी चीजें लेकर के चलेंगे। तो बहुत सारे पार्ट्स में हम मैपिंग की सीरीज करने वाले हैं। ये जो टॉपिक्स थे इसको आप मल्टीपल टाइम क्या करिए, रिवाइज करिए, साथ के साथ मैप को भी देखिए। जो भी जगह हमने बात की है उसको गूगल करके या फिर एटलस आपके पास होगा तो आप उसमें क्या करिए, मैपिंग के थ्रू उस पर्टिकुलर एरिया को देख लीजिए, तो वो चीजें आपके दिमाग में रह जाएंगी। ठीक है, अगर हम 2-3 बार चीजों को देख लेते हैं तो वो फिर हमें याद हो जाता है कि किस एरिया में कहाँ पर कौन सी चीज है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे कुछ मैपिंग के नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।